यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो, कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज टैक्स, हमें पावर कहाँ से मिलता है टैक्स कलेक्ट करने का, और हम लोगों ने डिस्कस किया चार्जिंग सेक्शन। सो अब हम वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन नंबर 4 जो था, कौन सा सेक्शन था ये? चार्जिंग सेक्शन। अब ये सेक्शन में क्या लिखा था? इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन ऑन हिज इनकम earned during previous year at the rates applicable for assessment year. At the rates applicable for assessment year. So what is given in charging section? That income tax is payable by every person on his income earned during previous year at the rates applicable for assessment year. Now friends, in this section there are two conditions. Condition number 1, आप कौन होने चाहिए? एंड कंडीशन नंबर 2, आपको क्या आनी चाहिए? इनकम। जैसे ही ये दो कंडीशंस क्या हो जाएगी? सैटिस्फाई, कैन आई से यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स। यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स। अब पर्सन जो वर्ड है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 231 में, और इनकम वर्ड को डिफाइन किया है 224 में। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 3 में, असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 29 में। एंड जो रेट्स है ये हर साल चेंज होते हैं। हर साल जो फाइनेंस एक्ट आती है यानी से उसमें हमें रेट्स दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो चार्जिंग सेक्शन और सब डिस्कशन है ये सब आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब चैप्टर नंबर 1 में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है रेट्स ऑफ टैक्स। मतलब आपको कितना टैक्स लगेगा, व्हाट इज रेट ऑफ टैक्स, परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है अपने लिए। चलो एक एक चीज पे अपन डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ये देखो, चार्जिंग सेक्शन यहां पे लिखा ही है, जो आपने बुक में नोट डाउन कर लिया था। उसके ही नीचे देखो आपको क्या दिया हुआ है, पर्सन का डेफिनेशन। उन्होंने क्या बोला? पर्सन का मतलब क्या? तो पर्सन का मतलब उन्होंने क्या बोला है? इंडिविजुअल, HUF, that is Hindu undivided family. Next, company, which includes the companies which are incorporated outside India. Next is firm. Firm includes LLP. Next is AOP and BOI. Now what is AOP and BOI? AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एंड BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये AOP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी, एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब फ्रेंड्स, पर्सन का जो डेफिनेशन है उसमें टोटल 7 लोग हैं, 7। पहला कौन है? इंडिविजुअल। दूसरा कौन है? HUF। तीसरा कंपनी, विच इंक्लूड्स कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड, सो फॉरेन कंपनीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज फर्म। फर्म इंक्लूड्स व्हाट? LLP. Next is association of persons, body of individuals. Next is local authority,
एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इन्होंने क्या किया है, सब लोगों को डेफिनेशन में कवर कर दिया है। अब सोचो, मैं, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी तीनों ने मिला के कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। हमने जैसे ही तीनों साथ में आए, हमने क्या सोचा, हम तीनों बिजनेस करेंगे फर्म बना के, फर्म। सो हमने अपने आप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा लिया। सो अब हम तीनों कौन है, पार्टनरशिप फर्म है। बिजनेस कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। फर्म देखो पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड है। अगर सोचो हम तीनों ने ऐसा सोचा कि हम कंपनी बना के बिजनेस करते हैं, कंपनी भी यहां पे कवर्ड है। हम तीनों ने सोचा कि हम एलएलपी बना के बिजनेस करते हैं, एलएलपी भी यहां पे कवर्ड है। अच्छा, हम तीनों ने सोचा साथ में बिजनेस करते हैं, हमने अपने आप को कहीं पे भी रजिस्टर नहीं करवाया, ना पार्टनरशिप एक्ट में, ना एलएलपी एक्ट में, ना कंपनीज एक्ट में। हम लोग बिजनेस जॉइंटली ही कर रहे हैं, साथ में ही कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को कहीं पे भी रजिस्टर नहीं करवाया है। तो हम कौन अब, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स? तो डिफरेंस जो है ना, वो नाम में ही है। नाम में क्या लिखा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब डिफरेंस देखो क्या है। जब मैं बोलता हूं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दोनों और मैं, हम तीनों कौन है, इंडिविजुअल्स। हम तीनों साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, तो इट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बट सोचो, एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है और एक पार्टनरशिप फर्म है, ये तीनों ने मिला के कुछ बिजनेस किया या कोई एक इनकम कमाई। क्या है वो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। आ रहा है समझ में? मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज फर्म, what is AOP BOI? Can I say two or more persons coming together with an intention to earn profit? फर्क क्या है? अगर हम तीनों अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं तो हमें कंपनी बोला जाता है। हम तीनों ने एलएलपी एक्ट में रजिस्टर करवाया तो एलएलपी। समझ रहा है? हम तीनों ने अपने आप को कहीं पे भी रजिस्टर ही नहीं करवाया, इट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। डिफरेंस क्या है एओपी और बीओआई में? एओपी में कोई भी पर्सन चलेगा, बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? अगर आप विलेज में जाते हो, विलेज, तो वहां पे क्या नहीं से पंचायत होती है, पंचायत। सिटी में आते हो या टाउन में आते हो तो यहां पे होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी हम जिसको बोलते हैं। सो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सब क्या है, लोकल अथॉरिटीज है। तो लोकल अथॉरिटीज को भी उन्होंने बोल दिया है कि आप पर्सन के डेफिनेशन में कवर्ड हो, आप पर्सन के डेफिनेशन के अंदर कवर्ड हो। सो लोकल अथॉरिटीज को भी उन्होंने कवर कर लिया है। अब तुम्हें पता होगा शायद कि लोकल अथॉरिटीज को पैसा कहां से आता है, पता है? हम लोगों से आता है। कैसे मिलता है उनको पैसा हमसे? तो वो लोग हमसे प्रॉपर्टी के लिए टैक्स लेते हैं। मतलब अगर आप लोग प्रॉपर्टी के ओनर हो तो जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा ना, उसको आपको एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है प्रॉपर्टी टैक्स करके, वाटर टैक्स करके, अगर तुमने सुना हो। ये सब किसको जाता है टैक्स? लोकल अथॉरिटीज को जाता है। तो लोकल अथॉरिटी जो है उसको भी हमने क्या कंसीडर किया है दोस्तों? पर्सन कंसीडर किया है। और लास्ट में क्या लिखा है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सिंपल सा पॉइंट है, उन्होंने क्या बोला कि जो लोग पहले 6 कैटेगरी में कवर्ड नहीं होंगे
वो लोग 7वें कैटेगरी में फॉलो हो जाएंगे। तुम समझो ये डेफिनेशन में ना अपने को सबको कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो है ना टैक्स की चोरी होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? 2 मिनट के लिए सोचो, पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है, अब क्या करेंगे लोग? फर्म बनाएंगे, बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे और क्या बोलेंगे पता है? चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम पर्सन ही नहीं। तो इसीलिए पर्सन की डेफिनेशन में उन्होंने सबको कवर कर लिया है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। सो अब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब क्या? जो लोग पहले 6 कैटेगरीज में नहीं आते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि तुम लोग टेंपल में जाते हो, टेंपल में उधर दान पेटी रखा रहता है, दान पेटी। तुमने उधर 100 रुपया डाला, बोला फाउंडेशन में पास करवा देना। अब 100 रुपया तुमने वो दान पेटी में डाला, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेंपल, कहने से उनको 100 रुपया मिला, वो 100 रुपया उनके लिए क्या है? इनकम। तो क्या टेंपल्स को भी टैक्स लगता है? आंसर इज यस। टेंपल्स कहां पे फॉल होंगे? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सो ये टोटल 7 कैटेगरीज ऑफ पर्संस हैं। 7 कैटेगरीज में पहला कैटेगरी क्या है? इंडिविजुअल। सेकेंड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड इज कंपनी। फोर्थ इज फर्म। नेक्स्ट इज AOP and BOI. नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये टोटल पर्सन की 7 कैटेगरीज है। अब ये पर्सन्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में कोई तुम्हें पूछेगा नहीं डिफाइन पर्सन, नहीं, बट तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम पर्सन किसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें सिखाऊंगा टैक्स रेट, मतलब आपको कितना टैक्स लगता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। वहां पे हमारे लिए यही चीज रेलेवेंट हो जाएगी, कौन इनकम कमा रहा है। इफ इनकम इज अर्न्ड बाय इंडिविजुअल तो उसको टैक्स अलग से लगता है, एक अगर कंपनी को इनकम आ रही है तो उसको टैक्स अलग से लगता है। सो हम लोग अब पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्सन का मतलब क्या। हमने पर्सन का मतलब कहां से देखा? सेक्शन 231 से। क्यों चाहिए? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में लिखा है इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी पर्सन, मतलब पहले तो आप क्या होने चाहिए? पर्सन होने चाहिए। अब पर्सन 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दूसरा, आपको इनकम टैक्स कब लगेगा? जब आपको क्या आ रही है? बोलो, इनकम। जब आपको इनकम आ रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा इनकम का मीनिंग। अब इनकम को डिफाइन किया है सेक्शन 224 के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूं, इनकम का मतलब क्या? पैसा आना कि पैसा जाना? आना। इनफ्लो के आउटफ्लो? परफेक्ट। अब सुनो, कोई भी डेफिनेशन जब तुम पढ़ते हो, 2 टाइप की डेफिनेशन होती है, 2 टाइप की। सुना होगा तुमने, ऐसा लिखा होता है डेफिनेशन में, इनकम इंक्लूड्स, ऐसे स्टार्ट होती है। और दूसरे टाइप की डेफिनेशन क्या होती है? इनकम मीन्स। मैं अभी आपको इनकम का डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यह बताता हूं कि डेफिनेशन कैसे होती है। कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो, या तो लिखा होता है इनकम इंक्लूड्स, या लिखा रहेगा इनकम मीन्स। एक डेफिनेशन जो है इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशंस, और ये जो डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस। क्या डिफरेंस है मैं दोनों का समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि इनकम इंक्लूड्स इनफ्लो ए, इनफ्लो बी, इनफ्लो सी, अगर डेफिनेशन ऐसा दिया है तो दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। अगर लिखा है इनकम मीन्स इनफ्लो ए, बी एंड सी, तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। मीनिंग क्या? अब जब डेफिनेशन ऐसी होती है इंक्लूसिव, इसका मतलब क्या?
कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इनफ्लो ए, इनफ्लो बी और इनफ्लो सी तो इनकम है ही, बट इसके अलावा और भी इनकम्स हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला है इनकम इंक्लूड्स एबीसी, मतलब ये तीन चीजें तो हम इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड कर ही रहे हैं, ये तीन चीजें तो हम इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड कर ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये तीन चीजें इनकम है। हमने आपको इनकम के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इनफ्लो ए इनकम है, इनफ्लो बी इनकम है, इनफ्लो सी इनकम है। बट जब डेफिनेशन ऐसा रहता है ना, इनकम मींस एबीसी, इसका मतलब ए बी और सी बस तीन ही चीजें इनकम है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। मतलब जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस होती है वो कंप्लीट डेफिनेशंस होती है। अगर डेफिनेशन इंक्लूसिव है तो कहने से वो डेफिनेशन ओपन है, डेफिनेशन पूरा, वो कभी भी एंड नहीं हो रहा है। सो अगर वर्ड आता है इंक्लूड्स, इसका मतलब वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एंड अगर वर्ड आता है मीन्स तो वो एग्जॉस्टिव है। इंक्लूसिव डेफिनेशंस जो होती है उसमें क्या दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आपको कि इनकम के अंदर इनफ्लो ए, इनफ्लो बी, इनफ्लो सी आएगा, बट सिर्फ उतना ही आएगा ऐसा नहीं बोला है। सो अगर एक इनफ्लो है, इनफ्लो डी करके, एज पर दिस डेफिनेशन क्या ये इनफ्लो डी इनकम हो सकता है, पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं है, हाँ बोल रहा हूं हो सकता है, बट एज पर दिस डेफिनेशन क्या इनफ्लो डी इनकम है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फर्स्ट यू अंडरस्टूड व्हाट इज इंक्लूसिव एंड व्हाट इज एग्जॉस्टिव। अब सुनो, अब है ना, अब अपन इनकम के डेफिनेशन पे जाते हैं। अब क्या दिया है इनकम का डेफिनेशन, तो इनकम का डेफिनेशन स्टार्ट होता है इनकम इंक्लूड्स, मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो कुछ 16 to 17 पॉइंट्स दिए, मतलब क्या लिखा है, इनकम इंक्लूड्स 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 16-17 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं तुमसे पूछता हूं ये 16-17 पॉइंट्स जो भी डेफिनेशन के अंदर दिए हैं, मुझे बताओ क्या इतनी इनकम्स है, सिर्फ इतनी इनकम्स है? नहीं, क्या इनकम्स इसके अलावा भी हो सकती है? यस। तो इसका मतलब सर ये डेफिनेशन में जो 16 पॉइंट दिए हैं वो हम याद रखेंगे तो भी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई? नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी चीजें इनकम के डेफिनेशन में आ सकती है। बैठ रहा है दिमाग में आपके? तो अब क्वेश्चन आता है सर हम क्या करें, तुम्हें ये 16-17 पॉइंट याद नहीं रखने हैं, सिर्फ तुम्हारा जजमेंट अप्लाई करना है। तुम्हारे हिसाब से अगर इनफ्लो इनकम है, खत्म, इनकम टैक्स के हिसाब से भी वो इनकम है, फुल स्टॉप। मतलब सर हमें देखना है इनकम इनफ्लो इनकम है कि नहीं, आंसर इज यस। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तुम आइडेंटिफाई करो कि कोई इनफ्लो आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से ये इनफ्लो इनकम है, खत्म, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बैठा दिमाग में तुम्हारे? सर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन, पे अटेंशन। आपका नाम क्या सर? क्रिश। क्रिश जो है, फॉर एग्जांपल क्रिश आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। क्रिश मेरे पास आया, मैं क्रिश का फ्रेंड हूं, बोलता है ये सागर मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना है, 5 लाख रुपया चाहिए। बोला ठीक है, मैं अभी फ्रेंड तो हूं पर इतना अच्छा फ्रेंड भी नहीं हूं, तो मैंने इसको बोला ले 5 लाख, लेकिन मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए क्रिश। तो मैंने क्रिश को बोला 10% इंटरेस्ट दे देना तू मुझे। तो अभी मैंने 5 लाख रुपया क्रिश को दिया, सागर ने 5 लाख रुपया क्रिश को दिया।
क्या क्रिश के लिए ये 5 लाख रुपया इनफ्लो है? इनफ्लो, यस। अब क्रिश मुझे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। कितनी? 10%, जो आएगी 50,000 साल की। इसने मुझे 1 साल बाद 50,000 दिया। क्या वो मेरे लिए इनफ्लो है? इनफ्लो, यस। चलो अब सुनना बराबर से, मैंने क्रिश को कितना दिया था? 5 लाख। क्या वो क्रिश के लिए इनफ्लो था? अब आप मुझे बताओ, क्या ये 5 लाख क्रिश के लिए इनकम थी? इनकम, नो। क्या है ये? लोन, लायबिलिटी। तो क्या क्रिश को 5 लाख पे टैक्स लगेगा? नहीं। अच्छा, जो 50,000 मुझे मिला, क्या वो मेरे लिए इनफ्लो है? यस। क्या वो मेरे लिए इनकम है? इनकम, यस। सो मेरे हिसाब से वो 50,000 इनकम है, खत्म, टैक्स लगेगा उस पे। समझ रहा है आप लोगों को? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। आपका नाम क्या? भावार्थ। भावार्थ जो है, सोचो उसका आज बर्थडे है, उसका आज बर्थडे है। तो इसके यहाँ पे 5 फ्रेंड्स बैठे हैं, क्रिश और ये पीछे 4 लोग जो बैठे हैं। इन सब ने सोचा कि हम लोग भावार्थ को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो अब सब ने 10,000 रुपया इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट किया है। कितना कंट्रीब्यूट किया? 10,000 रुपया। टोटल कितना हो चुका? 50,000। और वो 50,000 इन लोगों ने क्रिश को दिया। ये 40,000 और प्लस क्रिश ने अपना 10,000 डाला, टोटल 50,000 क्रिश के पास है। अब क्रिश को बोला तुम गिफ्ट शॉप में जाओ और गिफ्ट ले लो। ये गया गिफ्ट शॉप में, इसने वहां पे सिर्फ 500 रुपए की गिफ्ट ली। कितने की गिफ्ट ली? 500 रुपए की। देखो, सबने 10-10 हजार दिया था क्रिश को, इसने उसमें से 500 रुपया सिर्फ यूज किया। फिर ये 5 लोग मिले, भावार्थ के पास गए, इसने गिफ्ट निकाल के दिया। अब जैसे ही इसने गिफ्ट निकाला, कहने से उन सबको भी तो पता चल जाएगा ना कि ये 500 का गिफ्ट है। तो इसका मतलब कहने से ये सब लोगों का 100 रुपया ही यूज हुआ है गिफ्ट के अंदर। आज उन चारों ने कितना दिया था क्रिश को? 10,000 दिया था। उसमें से क्रिश ने यूज कितना किया? 100 रुपया। तो वो लोग 4 लोग क्या बोलेंगे? ए भाई 9,900 वापस दे हमें। तो ये 4 लोगों ने क्रिश को बोला है 9,900 दे। तो क्रिश ने इन सबको 9,900 वापस दिया। अब मुझे बताओ, ये 9,900 ये चारों के लिए है, इनफ्लो है? इनफ्लो है। इनकम है क्या? ये इनकम नहीं है। दिस इज यू कैन से सरप्लस लेफ्ट फ्रॉम अ म्यूचुअल एक्टिविटी। मतलब एक म्यूचुअल एक्टिविटी की थी, वहां से जो भी सरप्लस बचा है वो वापस आया है। सिंपल सा पॉइंट बोलूं तो सोचो, आप लोग सब ने गोवा जाने का प्लान किया और सबने पहले कंट्रीब्यूट किया। गोवा जाके आए, कुछ पैसा बच गया था, वो वापस ले लिया बस। तो वो थोड़ी आपकी इनकम है। समझा? थर्ड एग्जांपल, मैं अभी बॉम्बे से यहां पे लेक्चर लेने के लिए आया हूं। सो अब मैं आया, मेरा खर्चा हुआ था, फ्लाइट का जो एक्सपेंस था वो, जाऊंगा वापस से फ्लाइट का खर्चा होगा। अभी यहां पे रह रहा हूं तो मेरा लंच डिनर का एक्सपेंस हो रहा है। अब ये सब खर्चा तुम समझो, मुझे अजमेर किसके वजह से आना पड़ा है? एडनोवेट के वजह से। तो ये सब खर्चा मैं अपने जेब से दूंगा कि एडनोवेट से लूंगा? मैं एडनोवेट से लूंगा। अब एडनोवेट ने मुझे क्या बोला कि सागर एक काम कर, तू अजमेर जाके आ, तू अभी फ्लाइट का टिकट बुक कर ले तेरे हिसाब से। तू फ्लाइट का टिकट बुक कर, तू वापस आने का टिकट बुक कर, तू तो जो भी खर्चा है कर लेना, सारे खर्चे तू कर लेना, उसके बाद आके वो खर्चे हमसे ले लेना। मैंने बोला ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ 9-10 डेज हूँ, तो मैं यहाँ पे रोज लेक्चर ले रहा हूँ, तो वो आवर्स में काउंट करता हूँ कि कितने लेक्चर्स हुए। अब मैं बॉम्बे गया, मैंने बोला कि मैंने अजमेर में इतने आवर्स के लेक्चर्स लिए, प्लस मेरे आने जाने रहने का खर्चा सब मिला के इतना अमाउंट हुआ है। अब मुझे एडनोवेट ने
लेक्चर्स के लिए भी पैसा दिया और जो मेरा ये सब खर्चा हुआ था उसका भी पैसा मुझे दिया। अब जो लेक्चर्स के लिए पैसा आ रहा है वो इनफ्लो है, इनफ्लो, यस। क्या वो मेरे लिए इनकम है, इनकम, यस। जो मुझे खर्चे के लिए पैसा दे रहे हैं क्या वो इनफ्लो है, इनफ्लो, यस। क्या वो इनकम है मेरे लिए? वो इनकम नहीं है। बैठ रहा है दिमाग में आप लोगों के? सो देखो, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इनफ्लो आ रहा है क्या वो इनकम है कि नहीं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखो समझ रहा है कि नहीं। एवरी इनकम इज एन इनफ्लो बट एवरी इनफ्लो इज नॉट एन इनकम। ये बराबर? सो हमें इनकम का डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इनफ्लो आता है हमारे हिसाब से वो इनकम है, एक्ट के हिसाब से भी वो इनकम है, फुल स्टॉप। अब देखो, अब क्या हुआ, इतनी सारी इनकम्स हैं, कितनी सारी इनकम्स तुम्हें आ सकती है। कमीशन आ सकता है, ब्रोकरेज मिल सकता है, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टीज, टेक्निकल फीस, नॉन कॉम्पीट फीस, कितनी सारी इनकम्स तुम्हें मिल सकती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने यही इनकम्स को 5 हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पहले आप आइडेंटिफाई करो क्या, कि इनफ्लो इनकम है कि इनकम नहीं है। अगर इनफ्लो इनकम है, 5 बॉक्स बना दिए उन्होंने और बोला कि फिर ये इनकम ये 5 बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स में चली जाएगी। सो उसको हम क्या बोलते हैं, 5 हेड्स। क्या बोलते हैं, बोलो हम उसको 5 हेड्स। सो उन्होंने 5 हेड्स बना दिए। क्या बना दिए हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब वो 5 हेड्स क्या है, तो ध्यान से सुनो। सो इनकम जो है, देखो पहले तो मैं तुमको ऐसे प्रेजेंट करता हूं। कोई इनफ्लो आया, चेक करो कि वो इनकम है कि इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो कहने से यहीं पे दी एंड हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं लगेगा, दी एंड। बट अगर इनकम है तो अब हमें ये इनकम को 5 हेड्स में से किसी भी एक हेड के अंदर डालना पड़ेगा। अब वो 5 हेड्स क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्या है फर्स्ट हेड? इनकम फ्रॉम सैलरीज। सो अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो और उस चीज के लिए आपको पैसा मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज। लेकिन याद रखना, तुम्हारी इनकम ये हेड के अंदर तभी टैक्स होती है व्हेन देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। मतलब क्या, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, और वो पर्सन जो आपको पैसा दे रहा है उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्या बोलेंगे हम उसको? इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है। सेकेंड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो क्या है सेकेंड हेड? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या, कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, घर है, वो घर आपने भाड़े पे दिया, तो जो भाड़ा आएगा वो भाड़े पे हम आपको टैक्स लगाएंगे। कहां पे? ये हेड के अंदर। फिर हम क्या करते पता है, देखो रेंट आई तो तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ,
कभी भी है ना रेंट पे टैक्स नहीं लगेगा, रेंट में से हम खर्चे माइनस करेंगे। क्योंकि तुम समझो कभी भी आप कमा रहे हो, प्रॉफिट पे टैक्स लगाना चाहिए। जो कमा रहे हो दैट इज योर ग्रॉस इनकम, उसमें से खर्चे माइनस करो तो आपको नेट इनकम मिलेगी। आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, सेल्स पे टैक्स आता है कि सेल्स माइनस एक्सपेंस करके नेट प्रॉफिट पे टैक्स आएगा? नेट प्रॉफिट। सो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें रेंट आया, फिर वो रेंट में से हम एक एक खर्चा माइनस करेंगे और बैलेंस पे टैक्स भरेंगे। कोई समझ रहा है? तो पहला हेड क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या है? इनकम फ्रॉम, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ये सब क्या है? बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के वजह से जो भी आपको इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, अब प्रोफेशन वर्ड भी दिया यहां पे, इसका मतलब क्या? सुनो, सीए बनने के बाद कहने से तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या होगा कि किसी कंपनी में जाके जॉब करो। किसी कंपनी में जाके जॉब किया, कहने से तुम किसी के लिए काम कर रहे हो, अब वो पर्सन तुम्हें पैसा दे रहा है, वो क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। बट सीए बनने के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? तुम खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करो। प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, किसी के लिए काम कर रहे हो तुम लोग, किसी के अंडर काम कर रहे हो नहीं, यू आर अ फ्रीलांसर। समझ में आ रहा है ना? फ्रीलांसर समझता है ना? तो अब तुम्हारी इनकम कहां जाएगी? प्रोफेशन के अंदर। तो सीए बनने के बाद दो ऑप्शंस है, जॉब करोगे तो सैलरी में जाओगे, किसी के अंडर काम करोगे तो सैलरी में जाओगे, बट अगर खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो थर्ड हेड में जाओगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। व्हाट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स? तो जब भी आप कोई असेट बेचते हो, जब भी आप कोई असेट बेचते हो, वो असेट बेचने से जो भी इनकम आएगी दैट इज कैपिटल गेन। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ये घर तुमने खरीदा, सपोज ये घर 50 लाख में खरीदा, 2 साल बाद तुमने ये घर को 2 करोड़ में बेच दिया। 2 करोड़ इज योर कैपिटल रिसीट, 50 लाख वॉज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज योर कैपिटल गेन 1.5 करोड़। घर भाड़े पे दोगे तो हाउस प्रॉपर्टी, घर बेच दोगे कैपिटल गेन, शेयर्स बेच दोगे कैपिटल गेन, गोल्ड बेच दोगे कैपिटल गेन्स, असेट बेचोगे कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा। एंड लास्ट हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसका मतलब क्या? जो भी इनकम्स पहले 4 हेड्स में कवर्ड नहीं होगी वो सब 5th हेड में डाल देना तुम लोग। जैसे बैंक में गए, बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया, क्या मिलता है उस पे? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पहले 4 हेड्स में कहीं पे भी फिट नहीं होता है, इसीलिए अदर सोर्स। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिला, कहां पे जाएगा? अदर सोर्स। सो अदर सोर्स जो है ये एक रेसिड्यूरी हेड की तरह है। रेसिड्यूरी मतलब बचा कुचा, बची कुची इनकम्स जो है वो कहां चली जाएगी? अदर सोर्स के अंदर। अब सुनो, अब मुझे जो इनकम आ रही है, क्या नहीं से वो 2 या 3 हेड से इनकम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आ रही है, मुझे अदर सोर्स इनकम भी आ रही है, मुझे बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम भी आ रही है।
तो अब सब हेड्स में इनकम कैलकुलेट कर लो और फिर सबको जोड़ देना। जो आंसर आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। बोलो क्या बोलते हैं हम उसको? ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। सो व्हेन यू ऐड इनकम ऑफ 5 हेड्स, क्या बोलेंगे हम उसको? ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम जो आ गई ना, उस पे आपको टैक्स नहीं लगता। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आपने आपके फैमिली के लिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ भी खर्चे किए हैं, वो सारे खर्चे हम आपको यहां से माइनस करने देंगे, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन। जैसे सर एग्जांपल दो, तो एग्जांपल इज कि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, या फिर आपने मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया। मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सब क्या है? घर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फैमिली के फ्यूचर के लिए हम खर्चे कर रहे हैं। ये सारे खर्चे पर्सनल खर्चे आपके, वो हम आपको माइनस करने देंगे। और ये डिडक्शंस जो है वो दिए गए सेक्शन 80C से लेके 80U तक। कहां पे दिए गए? सेक्शन 80C से लेके 80U तक दिए गए हैं। और जैसे ही तुमने डिडक्शन माइनस किए, अब जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट इनकम, या फिर आप बोल सकते हो नेट टोटल इनकम। आपको जो टैक्स है ना, टैक्स, वो इसके ऊपर लगता है। आपको टैक्स नेट टोटल इनकम पे लगेगा। सो हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? 5। कौन कौन से हेड्स हैं? पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एंड फिफ्थ, इनकम फ्रॉम, सबको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टैक्स किस पे लगेगा? ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं। उसमें से हमें क्या माइनस करने मिलेगा? डिडक्शन, जो दिए गए सेक्शन 80C से लेके 80U तक। फिर क्या मिलेगा हमें? नेट टोटल इनकम। बराबर? अब सुनो, पहले तो आप अपने बुक में पर्सन का डेफिनेशन लिखो, और उसके बाद ये जो इनकम है उसमें हम लोग ये 5 हेड्स और डिडक्शन का इफेक्ट देंगे, ये लिखेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो पर्सन का डेफिनेशन लिख लो।
रिसीवर कौन है, रिसीवर, वो हमें देखना है। हाँ हाँ, यस। नहीं, उसमें क्या होता है ना, फिर पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें से अगर सपोज आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी, तो वो आपको टैक्स हो जाएगी क्योंकि फर्म को खर्चा मिला होगा। बट पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट आएगा आपको, वो नॉट टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा, फिर जो बचा होगा वो आपको दिया होगा। वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे। अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो तो क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड। डिविडेंड अदर सोर्स में टैक्स होगा। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो तो सैलरी मिलेगा, वो आपको टैक्सेबल होगा। हाँ, परफेक्ट, 5 हेड्स में डिवाइड करना है। अब इनकम हेडिंग दो 224। अब ये बेसिक चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो इनकम इज डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स विच आर एज फॉलोज, और ये लिख दो बस डायरेक्ट। हाँ, तो ये तो जब अपना भारत का देश आज़ाद हुआ तब सबने मिलके बोला कि हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं अभी, तो वो पूरा इम्प्लीमेंट किया गया वो टाइम पर। हाँ, वो टाइम पे ही सबने मिलके बनाया फिर। नहीं, गवर्नमेंट तभी नहीं था ना एग्जिस्टेंस में, ये सब जो लीडर्स थे वो लोग सब ने डिसाइड किया था। ओके, चलो अब फ्रेंड्स, अब प्रोविजन क्या है कि आप पूरे साल में जो इनकम कमाओगे उस पे हम आपसे टैक्स लेंगे। इसका मतलब जो भी इनकम आप कमाओगे 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक, क्योंकि यहां पे हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, इस ईयर में जो भी आपने कमाया इसको हम बोलेंगे 23-24। जो भी आपने इस ईयर में कमाया, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और ये ईयर में जो भी आपने कमाया ना उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा इन नेक्स्ट ईयर, दैट इज 24-25। तो इसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। मतलब क्या? आपका असेसमेंट हो रहा है, जो आपने लास्ट ईयर कमाया उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। अब
previous year is the year in which you earn income, and assessment year is the year in which you are liable to pay tax on the income which was earned during previous year. So अब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस, उसमें जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो रहेगा 23-24. मतलब अगर मैं क्लास में बोलूं प्रीवियस ईयर 23-24, इसका मतलब मैं कौन से ईयर की बात कर रहा हूं? 23-24 की बात कर रहा हूं. प्रॉब्लम क्या होती है पता है? मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर 23-24, आप लोग समझते हो सर बात कर रहे 22-23. क्यों? क्योंकि सर ने बोला प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब इसके पहले का ईयर नहीं. जब मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर 23-24, इसका मतलब मैं वही ईयर की बात कर रहा हूं. नाउ व्हाई दिस ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर? व्हेन यू कंपेयर दिस ईयर विथ असेसमेंट ईयर, कैन आई से दिस ईयर इज अ प्रीवियस ईयर? इसके कंपैरिजन में दिस इज प्रीवियस ईयर. मतलब अगर मुझे बोले कि तुझे ये ईयर में टैक्स भरना है, कौन से इनकम पे? लास्ट ईयर की इनकम पे. आ रहा है समझ में? सो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर का मतलब क्या? अभी मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हाट इज प्रीवियस ईयर? ईयर इन विच पर्सन earns income. And what is assessment year? Year in which person pays a tax. Pays tax. बस अभी इतना ही याद रखो. अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे, जो है रेट्स ऑफ टैक्स. अगर कोई चीज चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट है तो वो ये है, रेट्स ऑफ टैक्स. मुझे बताओ पर्सन के डेफिनेशन में कितने लोग थे टोटल? 7. पहला कौन था? दूसरा? तीसरा? नेक्स्ट एओपी एंड बीओआई. नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी. एंड लास्ट. अब सुनो, अब आपने 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट कर ली, उसमें से डिडक्शन माइनस कर दिया, क्या बचा? नेट टोटल इनकम. नेट टोटल इनकम जो आया, नेट टोटल इनकम, इसके ऊपर पहले आपको लगेगा बेसिक टैक्स. बोलो क्या लगेगा आपको? बेसिक टैक्स पहले लगेगा. तो इस पे अपने को पहले टैक्स कैलकुलेट करना है. बेसिक टैक्स लगने के बाद आपको लगेगा इसके ऊपर सरचार्ज. क्या लगेगा? सरचार्ज. अब सरचार्ज किसको लगता है? तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि इंडिया में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहे हैं. अब जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो ज्यादा टैक्स भी भर सकते हैं. तो जो अमीर लोग हैं उनको गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको सरचार्ज देना पड़ेगा. तो सरचार्ज किसको लगेगा? अमीर लोगों को. बेसिक टैक्स सबको लगेगा, सरचार्ज अमीर लोगों को लगेगा. एंड सरचार्ज लगने के बाद हम लिखेंगे बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, और उसके बाद आएगा एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वापस से सबको लगेगा और हमें क्या मिलेगा? टोटल टैक्स. क्या मिलेगा हमें? टोटल टैक्स. अब याद रखना, बेसिक टैक्स आप कैलकुलेट करोगे ऑन नेट टोटल इनकम, सरचार्ज आप कैलकुलेट करोगे ऑन बेसिक टैक्स, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप कैलकुलेट करोगे ऑन बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज. अमीर हो बेसिक टैक्स भरो, सरचार्ज भरो ऑन बेसिक टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भरो ऑन बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज. गरीब हो बेसिक टैक्स लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा. अब ध्यान से सुनो, अब
जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP, इन सबको मैं एक ग्रुप के अंदर डाल रहा हूं। उसके बाद फर्म एंड लोकल अथॉरिटी, इनको मैं दूसरे ग्रुप में डाल रहा हूं। एंड लास्ट में आएगा कंपनी। इसमें मैं दो पार्ट्स कर रहा हूं, एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। पहले तो देखो क्या सारे पर्सन्स कवर हो गए जो हमने पढ़े थे? आंसर इज यस। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड AJP सारे आ चुके हैं। तो सब लोग इधर कवर हो चुके हैं। मैंने सिर्फ ग्रुप्स बना दिए हैं। अब सुनो, अब जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP, ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग, इनको जो बेसिक टैक्स लगेगा ना, कौन सा बेसिक टैक्स, वो लगेगा एज पर स्लैब रेट्स। बोलो कैसे लगेगा उनको टैक्स? एज पर स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स के हिसाब से उनको टैक्स लगेगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज स्लैब रेट? सिखाऊंगा, रुक जाओ। पर उनको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब जैसे ही तुमने उनका बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लिया, अब क्या कैलकुलेट करना रहेगा अपने को? सरचार्ज। सरचार्ज किसको लगता है? अमीर लोगों को। तो अब यहां पे क्या बोला गया कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से, कौन सी इनकम? नेट टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 10% सरचार्ज लगेगा। फिर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15% सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 25% सरचार्ज लगेगा। एंड अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा। सो अब आपको सरचार्ज देखना पड़ेगा कौन से कैटेगरी में आप फॉलो हो रहे हो। सो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% एंड 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। फिर दोनों को ऐड कर देना, बेसिक टैक्स को एंड सरचार्ज को, और फिर आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये कॉमन है, ये सब जगह पे 4% ही है। फिर आपको टोटल टैक्स मिल जाएगा। सो अगर एक इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, AJP है, इन सबका बेसिक टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? बेसिक टैक्स स्लैब रेट यूज करके कैलकुलेट होता है। सरचार्ज के 4 रेट्स हैं। फिर आपको लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब अगर एक फर्म है या लोकल अथॉरिटी है, उनको डायरेक्टली 30% टैक्स, खत्म। मतलब क्या? जो भी नेट इनकम आई उसका 30% टैक्स, डायरेक्टली 30%। सरचार्ज एक ही रेट है, इनकम मोर देन 1 करोड़, सरचार्ज का एक ही रेट है 12%, खत्म। एक ही रेट 12%। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4%, खत्म। तो इधर डायरेक्टली 30%, एक ही रेट, बस 30, खत्म। इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी को टैक्स लगेगा 30% और फॉरेन कंपनी को टैक्स लगेगा 40%। इंडियन कंपनी को 30 और फॉरेन कंपनी को 40। अब सरचार्ज इंडियन कंपनी को 7% लगेगा, फॉरेन कंपनी को 2% सरचार्ज लगेगा इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़। एंड यही 7 हो जाएगा 12% और ये 2 हो जाएगा 5% इफ इनकम इज मोर देन 10 करोड़।
एंड उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना 4%. सो ये तो पहला टेबल हुआ है अपना अभी तक. इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP, इन सबको बेसिक टैक्स कैसे लगेगा बोलो? स्लैब रेट के हिसाब से. सरचार्ज कितना परसेंट है? 10% इफ इनकम इज मोर देन 50 lakhs. सरचार्ज का रेट हो जाएगा 15% इफ इनकम इज मोर देन, वही रेट हो जाएगा 25% इफ इनकम इज मोर देन, एंड वही रेट हो जाएगा 37% इफ इनकम इज मोर देन 5 crores. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. फर्म एंड लोकल अथॉरिटी को बेसिक टैक्स लगेगा कितना? 30%. सरचार्ज कितना लगेगा? 12% इफ इनकम इज मोर देन 1 crore, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है तो 30%, फॉरेन कंपनी है तो 40%. सरचार्ज 7% होगा या 2% होगा इफ इनकम इज मोर देन 1 crore, एंड वही रेट हो जाएगा 12% या 5% इफ इनकम इज मोर देन 10 crore, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. अब ये टेबल से हमें क्या पढ़ना है? और स्लैब रेट्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे. एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी. अगर मैं बोलूं कि इंडियन कंपनी की इनकम इज 80 lakhs, 80 lakhs, क्या ये इंडियन कंपनी को बेसिक टैक्स लगेगा? बेसिक टैक्स, यस. क्या ये इंडियन कंपनी को सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज नहीं. क्या ये इंडियन कंपनी को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? यस. केस को चेंज करते हैं. एक इंडियन कंपनी है जिसकी इनकम इज एग्जैक्ट इक्वल टू 1 crore, एग्जैक्ट इक्वल टू 1 crore. क्या ये कंपनी को बेसिक टैक्स लगेगा? बेसिक टैक्स, यस. सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज क्यों? मोर देन 1 crore होगा तो लगेगा. बराबर. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा? यस. अब एक केस बता रहा हूं, शायद तुम यहां पे गलती करोगे. अगर एक इंडियन कंपनी है जिसकी इनकम इज 1 crore 5 lakhs, 1 crore 5 lakhs. एक इंडियन कंपनी है जिसकी इनकम इज 1 crore 5 lakhs, 1 crore 5 lakhs. मुझे बताओ क्या ये कंपनी को बेसिक टैक्स लगेगा? यस. सरचार्ज, यस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज का परसेंटेज क्या होगा? 7% लगेगा. 7%. वापस मैं रिपीट कर रहा हूं. एक इंडियन कंपनी है जिसकी इनकम है 1 crore 5 lakhs. क्या ये कंपनी को बेसिक टैक्स लगेगा? सरचार्ज लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? यस. सरचार्ज का परसेंटेज क्या होगा? 7. सुनो, इनकम कितनी है? 1 crore 5 lakhs, 1 crore 5 lakhs. मुझे बताओ ये 7% किसका 7%? 1 crore 5 lakhs का 7%, तो 5 lakhs का 7% बेसिक टैक्स का 7% है. तुम समझो, पहले आपको स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा? बेसिक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब इनकम अगर तुम्हारी 1 crore क्रॉस कर देती है तो सरचार्ज लगेगा, बट सरचार्ज कैलकुलेट किस पे होगा? ये देखो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक टैक्स के ऊपर. हेल्थ एंड एजुकेशन से कैलकुलेट किस पे होगा? बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर. हो रहा है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? पहले तो एक चीज समझो, यहां पे सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए आपको इनकम देखनी है. अगर इनकम ये लिमिट क्रॉस करती है, सरचार्ज लगेगा. कैलकुलेशन किस पे होगा? बेसिक टैक्स के ऊपर होगा.
सो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑन बेसिक टैक्स। ओए क्लियर? अब ये आपका पहला टेबल कंप्लीट हुआ है अभी तक। अब हमें स्लैब रेट्स पढ़ना है, बट मुझे स्लैब रेट पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाने हैं। सो पहले तो आप क्या करोगे, ये टेबल बनाओगे, उसके नीचे 10 एक लाइन छोड़ दोगे, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी का इनकम इज 80 lakhs, 1 crore, 5 crores, 10 crores एंड 15 crores है। मुझे टैक्स कैलकुलेट करके चाहिए क्या, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, अगर लग रहा है तो सरचार्ज, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। रुको रुको रुको, पहले तो तुम ये टेबल कॉपी करोगे रेट्स ऑफ टैक्स का, और उसके बाद 10 लाइन छोड़ोगे और उसके बाद ये कॉपी करोगे। सो पहले लिखो रेट्स ऑफ टैक्स। नहीं नहीं, वापस। नहीं, इनकम के ऊपर बेसिक टैक्स कैलकुलेट करना है। जैसे इनकम इज 10 लाख, 10 लाख का 30% एग्जांपल 3 लाख रुपया। परफेक्ट, यस सर।
HEC का मतलब है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। नहीं, कैसा होता है, पावर मिल चुका लॉ बनाने का। अब क्या होगा है ना, जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं जीएसटी का। अपने यहाँ पे तो वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लग रहा था, फॉरेन में जीएसटी लग रहा था। हमने वो देख के अडॉप्ट किया है, बट एज पर इंडियन मार्केट। अब क्या हुआ, लॉ बन चुका, लॉ बनने के बाद डिफिकल्टीज आना स्टार्ट हुई, फिर हम अमेंडमेंट्स लाते गए। सो काफी सारे प्रोविजंस अपने मैच होते हैं विथ फॉरेन कंट्रीज, काफी सारे। अब बीच में अपनो 2011 की बात है ये, वोडाफोन जो था ना, वोडाफोन करके कंपनी, वो पहले हच था, हच। अभी हच ने वोडाफोन ने हच को खरीद लिया था। अब उस पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था कि इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं। अब वहां पे जजमेंट आ गया कि टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को वहां पे टैक्स चाहिए था, क्योंकि टैक्स का अमाउंट वो $2 बिलियन। फिर हमने क्या किया, हमने लॉ को चेंज कर दिया, और फिर वो ट्रांजैक्शन जो उन्होंने किया था वो हमने भी टैक्स करना स्टार्ट किया। अब ये लॉ फॉरेन कंट्री में पहले से ही था। सो वो क्या है ना, सब मिक्सचर है सब चीजों का। इंडियन कंडीशंस देख के हम फिर उसको चेंज कर देते हैं, बट मेजॉरिटी चीजें हम कॉपी तो वहीं से होती है। चलो ये हो गया लिख के। अब 10 लाइन छोड़ के मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो, टोटल टैक्स निकाल के दो। नहीं नहीं, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज पे है। ये देखो ना, यहाँ पे एरो बना है ना, ये रहा देखो, ये
चलो फर्स्ट केस में टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 24,96,000 आया। सेकेंड केस में 31,20,000। थर्ड केस में 92,000। इधर आपको सरचार्ज लगेगा, 7% सरचार्ज आएगा। ये वाले केस में वापस से आपको 7% सरचार्ज लगेगा। कितना आ रहा है? बराबर। लास्ट में
इधर आपका सरचार्ज 12% हो जाएगा, बराबर। अब सुनो, अब अपना एक छोटा सा डिस्कशन है ऑन स्लैब रेट्स। अब किस किस को स्लैब रेट लगता है? पहले तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। अब स्लैब रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर एक पर्सन रेसिडेंट है, कौन है दोस्तों, प्लस वो सीनियर सिटीजन है, 2 कंडीशन है। पहला रेसिडेंट, दूसरा, अब रेसिडेंट का मतलब क्या? जो लोग इंडिया में रहते हैं, रेसिडेंट। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या? जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा है, दैट इज मोर देन और इक्वल टू 60। तुम सिर्फ 60 इयर्स के हो, दैट डज नॉट मीन कि यू आर कवर्ड ईयर। तुम रेसिडेंट भी होने चाहिए प्लस सीनियर सिटीजन होने चाहिए। तो आपके केस में थोड़ा सा टैक्स रेट इज डिफरेंट, थोड़ा सा टैक्स रेट इज डिफरेंट। अगर आप रेसिडेंट प्लस सुपर सीनियर सिटीजन हो, अब सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है, तो आपके केस में स्लैब रेट इज डिफरेंट। और बाकी के जितने भी लोग बच गए वो सब अदर्स में आएंगे, अदर्स। तो अदर्स में पहले तो कौन कौन आएगा? एक तो HUF आ जाएगा, ये देखो ना 5 लोग हैं जिनको स्लैब रेट लगता है। HUF आएगा, दूसरा AOP, BOI, AJP, ये 4 तो आ ही गए। प्लस जो लोग रेसिडेंट हैं और जिनकी एज 60 साल से कम है वो भी तो यहां पे आएंगे। प्लस जो लोग नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, वो भी तो वहां पे आएंगे ना। एक पर्सन है जो नॉन रेसिडेंट है, जिसकी एज 67 इयर्स है, वो यहां पे आएगा थर्ड कैटेगरी में कि फर्स्ट कैटेगरी में आएगा? थर्ड में। क्योंकि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, आपकी एज देखेंगे नहीं, आप डायरेक्टली लास्ट कैटेगरी में चले जाओगे। अब प्रोविजन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप रेसिडेंट हो और आप सीनियर सिटीजन हो, तो हम आपकी इनकम चेक करेंगे। अगर आपकी इनकम 0 से लेके 3 लाख के बीच में है, तो हम आपको टैक्स लगाएंगे ही नहीं, नो टैक्स। आपका बेसिक टैक्स 0 हो जाएगा, बेसिक टैक्स 0। बेसिक टैक्स 0 मतलब फाइनल टैक्स भी 0। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 5 लाख तक है, हम आपको 5% टैक्स लगाएंगे, 5। तो अगर एक पर्सन की इनकम 4 लाख रुपया है, 4 लाख, सुनना बराबर से, कितनी है? तो उसको टैक्स कितना आएगा? नहीं, आपको 4 लाख को भी स्लैब्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली 4 लाख का 5% नहीं निकलेगा। आपको पहले 4 लाख में से 3 लाख इधर चला गया, तो वो 3 लाख के ऊपर टैक्स 0, और फिर कितना बचा? 1 लाख। वो 1 लाख इधर आया जिस पे 5% आएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और अप टू 10 लाख है, तो आपका टैक्स 20% होगा। एंड अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स। तुम समझ रहे हो? इनकम के स्लैब्स बनाए गए, स्लैब्स, और तुम्हारा रेट डिसाइड होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्लैब रेट। अगर मैं आपको बोलूं इनकम इज 8 लाख, 8, तो कैसे टैक्स निकालोगे 8 लाख पे? पहले 3 लाख पे नो टैक्स, फिर 2 लाख के ऊपर
5%, फिर 3 लाख के ऊपर 20%। आ रहा है समझ में? अगर आप रेसिडेंट प्लस सुपर सीनियर सिटीजन हो, 0 से 5 lakhs nil, more than 5 lakhs up to 10 lakhs directly 20%, and more than 10 lakhs 30%. कैन आई से सुपर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट थोड़ा ज्यादा दिया है, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगाएंगे। एंड अदर्स के केस में 0 से 2.5 lakhs nil, more than 2.5 lakh to 5 lakh 5%, more than 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakhs 30%। अब ये सीनियर सिटीजन जो है, क्या नहीं से उसको 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता। सुपर सीनियर सिटीजन जो है उसको 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, और जो अदर्स में फॉल होंगे उनको 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। ये जो 3 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख है, इसको हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। आपको बेसिक टैक्स नहीं लगता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओए क्लियर? अब तुम लोग ये स्लैब रेट जो 10 लाइन छोड़ी थी वहां पे लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप लोग कल सॉल्व करके लेके आना।
इसके नीचे एक नोट डाल देना, 3 लाख, 5 लाख एंड 2.5 लाख इज नोन एज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. 3 lakh, 5 lakh and 2.5 lakh is known as basic exemption limit. चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों के लिए. आप रेसिडेंट हो प्लस 55 इयर्स एज है. केस 1 आपकी इनकम 60 lakhs है. केस 2 आपकी इनकम 1.5 CR है. केस 3 आपकी इनकम 5.4 CR है. सेकेंड, आप नॉन रेसिडेंट हो प्लस 87 इयर्स आपकी एज है. केस 1 आपकी इनकम 80 lakhs है. केस 2 आपकी इनकम 2.4 करोड़ है. 2.4 करोड़. थर्ड, आप रेसिडेंट प्लस 67 इयर्स के हो. केस 1 आपकी इनकम 90 lakhs है. केस 2 आपकी इनकम 4 करोड़ है. 4 करोड़. बराबर. ये टोटल 7 केसेस में मुझे टोटल टैक्स निकाल के चाहिए कि कितना आपका टोटल टैक्स आएगा. बराबर है. चलो, ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. कल हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे मार्जिनल रिलीफ करके. बट पहले आप ये केसेस सॉल्व करके आना. ठीक है, 1 मिनट. सिर्फ बैठो 2 मिनट. भाई गुड इवनिंग. एक आधी जो डाउट थे वो बताऊंगा. कल शायद ने मुझसे पूछा था, जब आफ्टर रिजल्ट आपका क्लासेस स्टार्ट होगा 6 और 7 आवर्स अ डे, तो यू विल हैव 2 क्लास एवरी डे. ठीक है, एक बड़ा क्लास जो टैक्सेशन कॉस्टिंग इस तरह का होगा और एक छोटा क्लास. तो बेसिकली 6-7 घंटे के बीच में आपका 1.5 घंटे का एक क्लास होगा और एक बाकी क्लास जो होगा वो 3 घंटा और 2 घंटा इस तरह का क्लास रहेगा. ठीक है, तो एवरी डे यू विल हैव 2 क्लासेस. एक क्लास नहीं होगी, 2 क्लासेस होगी. ठीक है ना. और कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का नहीं? मेरे को सर बोलकर गए हैं इसका टेस्ट लेने वाले हैं, मतलब आज कल में जो पढ़ाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वेडनेसडे वुड बी अ टेस्ट डे. ठीक है, व्हाटएवर जो भी पढ़ाया है उसका. ठीक है ना. बढ़िया. लेक्चर खत्म होता है, फिर मिलेंगे. टाटा बाय बाय. टेक केयर.